नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे शरद पवार ने ईवीएम पर कांग्रेस को दिखाया आईना। शरद पवार के फैसले पर अजीत पवार की क्यों है नजर, उद्धव ठाकरे के दावे पर क्यों मचा है बवाल और अघाड़ी की रणनीति को कैसे फडणवीस ने किया फेल। साथ ही जानेंगे अजीत पवार को लेकर क्यों बौखला गए संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा तगड़ा झटका। ईवीएम के मुद्दे पर शरद पवार ने किया किनारा। चुनाव में करारी हार के बाद शरद पवार लेंगे बड़ा फैसला। रोटी पलट कर खेलेंगे सियासी दांव। चाचा के फैसले से भतीजे को होगा फायदा। उद्धव ठाकरे के दावे पर फिर मचा बवाल। चुनाव आयोग पर लगाया गड़बड़ी का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच की जान जाने पर एमवीए का हल्ला बोल। 28 को फडणवीस बोले ट्रेजेडी टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में तिजोरी भरने के लिए बढ़ेंगे शराब लाइसेंस। एक्साइज विभाग ने अजीत पवार को भेजा प्रस्ताव। संजय राउत ने कसा तंज। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस को लगे झटके की। कई बार महाविकास अघाड़ी के घटक दल ऐसे बयान दे देते हैं जिससे हैरानी होती है कि ये कैसा गठबंधन है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन अपने आखिरी दिन गिन रहा है। हुआ यह कि एनसीपी शरद गुट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस की राय से असहमति जताई है। कांग्रेस जहां ईवीएम को चुनावी नतीजों के लिए दोषी ठहरा रही है, वहीं शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने इसे गलत ठहराया है, जिससे साफ है कि अघाड़ी से शरद पवार ने भी अलग होने का फैसला किया है। दरअसल चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और उद्धव गुट ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया और इस बीच सोलापुर जिले के माल सिराज विधानसभा सीट में एनसीपी शरद गुट के नेता उत्तम राव जानकर ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। अब इस मामले ने महाविकास अघाड़ी की चुनावी रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रिया सुले ने हाल ही में ईवीएम पर सवाल उठाने को गैर जरूरी बताया था। उन्होंने कहा, जब तक ईवीएम से छेड़छाड़ के पुख्ता सबूत ना हो तब तक ऐसा आरोप लगाना सही नहीं है। मैंने खुद इसी ईवीएम से 4 चुनाव जीते हैं। उनकी पार्टी सबूतों के अभाव में ईवीएम को दोष नहीं देगी। सुप्रिया सुले का यह बयान कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों की ईवीएम विरोधी मुहिम को कमजोर कर सकता है। उधर लगातार कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेडी के अमर पटनायक तक ने एनसीपी शरद गुट से समर्थन मांगा। हालांकि सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। फिलहाल ये राहुल के लिए एक बड़ा झटका है। खबरों में आगे बढ़ते। महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद शरद पवार एक बार फिर अपनी पार्टी एनसीपी शरदचंद गुट को मजबूत करने में जुटे और इस कड़ी में अब शरद पवार भविष्य के लिए पार्टी में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी में भी कर सकते हैं। शरद पवार अगले कुछ दिनों में अपनी पार्टी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक हलकों में सबकी नजरें शरद पवार के फैसले पर टिकी हैं। खबरों के मुताबिक एनसीपी में संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी में है शरद पवार। बताया जा रहा है कि पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, छात्रा अध्यक्ष और महिला प्रदेश अध्यक्ष समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख बदले जाएंगे। एनसीपी 8 और 9 जनवरी को मुंबई में बड़ी बैठक करने वाली है। नरीमन पॉइंट के यशवंत राव चौहान सेंटर में होने वाली बैठक में शरद पवार खुद शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी को सभी विधायकों, सांसदों और विभाग अध्यक्षों की बैठक होगी और 9 जनवरी को शरद पवार विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। इन 2 दिनों की बैठक में शरद पवार पार्टी के भीतर बदलाव को लेकर सभी की राय लेंगे और उसके बाद विभिन्न पदों के प्रमुखों को बदला जाएगा। इसलिए अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र अध्यक्ष भी बदलते हैं या नहीं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बदलने की भी चर्चा की खबर सामने आ रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पूरी संभावना है कि जयंत पाटिल की प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो उसे बचाने में कामयाब रहे। अगर शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी में करते हैं तो केंद्र और संसद में एनडीए की संख्या के साथ साथ उसकी ताकत में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी के 8 सांसद और एनडीए में बढ़ जाएंगे। इसको लेकर भी सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है।
अब देखना यह है कि जनवरी में होने वाली शरद पवार की इन दोनों बैठकों में क्या फैसला निकल कर आता है। खबरों में आगे का रुख करते, शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी की सरकार को घेरा है। सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 76 लाख वोट बढ़े। साथ ही लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग लाठी है और ये लाठी फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में है, इसलिए लोकतंत्र की भैंस उनकी ही है। अब सामना के मुताबिक इस बात का क्या रहस्य है कि आखिरी घंटे यानी 1.5 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं, वोटिंग फीसदी बढ़ जाती है और इस अचानक बड़े वोटिंग फीसदी पर बीजेपी और उनके साथी दल 225 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। यह सवाल महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी शंकाओं को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि 1 घंटे के भीतर 76 लाख वोट बढ़ना आसानी से मुमकिन है। मुखपत्र में यह भी लिखा गया है कि चुनाव आयोग इस बारे में कोई तर्कसंगत यानी स्पष्टीकरण नहीं दे सका। आखिरी 1.5 घंटे में ये वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया, 1 घंटे के भीतर इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया और उसमें भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत हो गई। सीटों पर भी औसतन 25,000 से 30,000 तक मतदान अचानक कैसे बढ़ गया, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव पारदर्शी तरीके से कराया गया। उनका यह भी कहना है कि वोटिंग फीसदी में बदलाव नामुमकिन है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से लिखा गया है कि चुनाव आयोग नियमों में बदलाव कर देश की आजादी और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है, जिससे चुनाव पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजने के बाद कोई कतार नहीं होने के बावजूद 76 लाख वोट बढ़ गए। ये चमत्कार है। इस तरह का दावा करने वाले भारतीय चुनाव आयोग की जय हो, ऐसा ही कहना होगा। लोगों की चुनाव आयोग से एक ही मांग है, वो ये कि 76 लाख वोट बढ़े, उनकी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग सवाल को एक वाक्य में खत्म कर देता है, मोदी है तो मुमकिन है। धन्य है चुनाव आयोग। यानी सामना में एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप जो है वो शिवसेना यूबीटी की तरफ से लगाए गए हैं। खबरों में अब बात फडणवीस की। विपक्ष ने बीड में सरपंच की जान जाने के मामले और परभणी हिंसा पर सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। बीड के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की पुलिस कस्टडी में जान जाने को मुद्दा बनाते हुए महाविकास आघाड़ी ने 28 दिसंबर को मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। दोनों घटनाओं के लिए निशाना साधे जाने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेजेडी टूरिज्म नहीं करता हूं। फडणवीस का यह बयान कांग्रेस नेताओं के बीच में मृतक सरपंच संतोष देशमुख के परिवार से मुलाकात के बाद आया। आपको बता दें कि राहुल गांधी यहां पर इस सरपंच के परिवार से मिले थे और उसके बाद उन्होंने फडणवीस पर निशाना साधा था। विपक्ष के हल्लाबोल में शरद पवार समेत सभी प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्ष का आरोप है कि संतोष देशमुख की जान 15 दिन उसको बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने 7 में से सिर्फ 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शीतकालीन सत्र के दौरान बीड और परभणी हिंसा मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने बीड के पुलिस अधीक्षक का तबादला भी कर दिया था। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि देशमुख की हत्या का मामला जबरन वसूली से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा है कि मेरा फोकस ट्रेजेडी टूरिज्म की बजाय ठोस कार्रवाई पर है। फडणवीस ने यह भी कहा कि मैं ट्रेजेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने में भरोसा नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों घटनाएं बेहद गंभीर हैं। जो बात मायने रखती है वो है कि मेरी सरकार की त्वरित कार्रवाई, जो मैंने फौरन एक्शन लिया, उसकी मैं तारीफ करता हूं। जब मैं शीतकालीन सत्र में बिजी था तब डिप्टी सीएम अजित पवार ने पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की थी। खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। महाराष्ट्र में खजाने की खाली तिजोरी को भरने के लिए राज्य के एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री पॉलिसी में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस देने, बियर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक यहां पर जो जानकारी बाहर आई है उसके बाद महाराष्ट्र में इस पर राजनीति गर्मा गई है। डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री अजित पवार इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना यूबीटी संजय राउत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को 1500 रुपए देने के लिए राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने की कोशिश कर रही है। राज्य में एक्साइज विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे वक्त पर आया है जब डिप्टी सीएम अजित पवार को ये प्रस्ताव भेजा गया, जब राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसलिए राज्य सरकार ने घाटे को कम करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू की थी, जिनमें लाड़की बहन योजना भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें बेरोजगारों को भत्ता देने की स्कीम भी शामिल है। अजीत पवार को भेजे गए प्रस्ताव में एक्साइज विभाग ने दावा किया है कि कारोबारी शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस की मांग लंबे वक्त से करते रहे हैं। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के नेता दुकानें बढ़ने से शराबियों की तादाद बढ़ने की आशंका जता रहे हैं और उसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार को आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन का व्याख्यान करना चाहिए। ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने लंबे वक्त से नए लाइसेंस जारी नहीं किए। ऐसे में शराब की अवैध बिक्री के कारोबार को फलने फूलने का मौका मिल रहा है। अब देखना यह है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। ये डिप्टी सीएम अजीत पवार के ऊपर है, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर महाराष्ट्र में सियासी जो बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।